Hey guys, what's up and welcome back. अब हम डिस्कस करेंगे कंटेनर्स एंड स्पेशली विल डिस्कस कि हम जो कंटेनर्स हैं वो AWS में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं. तो उस डायरेक्शन में हम चलेंगे जहाँ पर हम जो कंटेनर्स है डॉकर कंटेनर्स को हम जो Amazon वेब सर्विसेज के जो प्लेटफॉर्म है उस पर लॉन्च करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी टर्म्स हमें जानना ज़रूरी है वो हम सब गो थ्रू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स फर्स्ट. हम पहले बेसिक जो डेफिनेशन है वो देखते हैं. Now what's a container? Now a container is nothing but it is a standardized unit of software that packages code and its dependencies. So fundamentally हम कह सकते हैं जो कंटेनर एक वो रनिंग प्रोसेस है जिस पर हम इनकैप्सुलेशन फीचर्स को अप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंटेनर एक होस्ट मशीन पे रन करेगा तो वो बाकी कंटेनर्स से बिल्कुल आइसोलेटेड सेपरेट रहेगा और इवन जो होस्ट मशीन है उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. विच मीन्स हर एक कंटेनर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह रन करेगा. उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद अ न्यू कंटेनर या उसको अपग्रेड कर सकते हैं. सो अ कंटेनर इज नथिंग बट इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर which packages the code and its dependencies. Fundamentally, a container is nothing more than a running process with some added encapsulation features added to it or applied to it. So this keeps it isolated from the host and from the other containers. तो इसमें जो बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो कंटेनर है वो बिल्कुल आइसोलेट होता है फ्रॉम अदर कंटेनर्स एंड फ्रॉम द होस्ट मशीन. सो दिस मीन्स दैट द कंटेनर कैन बी इजीली रिप्लेस्ड or upgraded without affecting the others. So to summarize everything, a container is nothing more than a standardized unit of software that packages the code and its dependencies. It is nothing more than a running process with some encapsulation features added to it. Now, what is containerization? Let's understand the next term. When we start using the containers, we use a concept that's called containerization. So the use of containers to deploy your applications is called the containerization. So when you use the containers to deploy your applications or launch your applications, that very concept is known as the containerization. Now, containerization has its own benefits. तो बहुत ज़्यादा benefits हमें इस containerization के concept से जो है वो हम achieve कर सकते हैं. See, there are two ways to launch your applications or deploy applications. या तो हम containers को use कर लें या virtual machines को use कर लें. तो दोनों में differences क्या हैं? पहले हम benefits देखते हैं, then I will just draw the differences between these two different methodologies or two different ways to deploy your applications. जो सबसे पहला benefit होता है वो है flexibility. जो complex applications हैं उनको भी हम containerize कर सकते हैं. फिर है lightweight. जो container का जो सबसे biggest benefit है वो ये है कि हर एक कंटेनर को जब हम डिप्लॉय करते हैं उसको एक सेपरेट गेस्ट ओएस या गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए होता. आपने देखा होगा जैसे आप EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय करते हैं या वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हैं, हर एक वर्चुअल मशीन को अपना एक ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. इट कुड बी Ubuntu, Red Hat Linux, Amazon Linux, Windows Server. तो हर एक वर्चुअल मशीन को एक अपना गेस्ट ओएस की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हमें उसको करना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम भी होती है कि क्योंकि हर एक वर्चुअल मशीन को एक अपना गेस्ट ओएस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूट जो रिक्वायरमेंट्स हैं या मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैं या स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी. तो कंप्यूट कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव में जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो काफ़ी आई वुड से रिसोर्स हंग्री होती हैं. लेकिन जो कंटेनर्स होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. किसी भी कंटेनर को कोई भी आप कंटेनर को डिप्लॉय करो उसको अपना गेस्ट ओएस नहीं चाहिए होता. इसलिए जो कंटेनर होता है वो काफ़ी लाइट वेट होता है. उसको जो कंप्यूट मेमोरी या स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू अ वर्चुअल मशीन. पोर्टेबल, आप किसी डॉकर कंटेनर को अपने एक लोकल एनवायरनमेंट में बिल्ड कर सकते हो, फिर उसको क्लाउड पे उसको माइग्रेट करके या उसको उसी जो डॉकर कंटेनर की जो रेप्लिका को क्लाउड में रन कर सकते हो और किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट में या अपने खुद के प्रीमाइसेस में रन कर सकते हो. दिस मीन्स दैट अ डॉकर कंटेनर वेदर यू जस्ट रन इट लोकली, वेदर यू जस्ट डिप्लॉय ऑन द क्लाउड और रन एनीवेयर, इट रिमेन्स द सेम. तो उसमें जो डिपेंडेंसीज हैं वो ऑटोमेटिकली बिकॉज इट्स नथिंग बट इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर
which packages code and its dependencies. तो सब कुछ पैकेज्ड होता है, तो उस पैकेज को आप कहीं भी रन कर सकते हो. Then the next thing is that loosely coupled. कंटेनर्स के जो बेनिफिट्स में हमने ये देखा है कि जब हम कंटेनर्स को जब डिप्लॉय करते हैं तो उसमें जो आइसोलेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो अप्लाई होती हैं. तो इस वजह से जो कंटेनर्स हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं, विच मीन्स दैट द कंटेनर्स इवन दो दे आर ऑन द सेम होस्ट मशीन दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर. तो इस वजह से कंटेनर्स को हम अपग्रेड या I would say replace कर सकते हैं without affecting other containers running on the same host machine. Scalable, we can increase the number of Docker containers within the same data center or across multiple data centers. Security or secure, containers apply aggressive constraints and isolations to processes without any configuration required on the part of the user. So ये कह रहा है जो containerization का जो concept है कि जो containers हैं वो एक अपना inbuilt aggressive सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं, तो हमें कुछ अलग से जो सिक्योरिटी है उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इमेज या इमेजेस. व्हाट इज एन इमेज? अ कंटेनर इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम अ रीड ओनली टेम्पलेट दैट्स कॉल्ड एन इमेज. इट्स लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ द सॉफ्टवेयर. जो इमेज होती है वो सारे कंपोनेंट्स को एनकैप्सुलेट करती है जो कि हमें चाहिए एक डॉकर एप्लीकेशन या डॉकर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, जैसे कि कोड, रन टाइम, सिस्टम लाइब्रेरीज, सिस्टम टूल्स, सिस्टम सेटिंग्स एक्सेट्रा. जब भी हम किसी इमेज को किसी डॉकर इंजन पर रन करते हैं वो कंटेनर बन जाता है. लेट्स सी, कंटेनर्स आर बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम अ रीड ओनली टेम्पलेट दैट्स कॉल्ड एन इमेज. इट्स अ लाइट वेट स्टैंडअलोन executable package of the software which includes everything to run an application: code, runtime, system tools, system libraries, and settings. When the images are being made to run on the Docker engine, they become containers, or images become containers when they run on Docker engine. तो जैसे ही आप किसी इमेज को Docker engine पर रन करते हैं वो कंटेनर बन जाता है. So to summarize everything, इमेज एक रीड ओनली टेम्पलेट है जिसके थ्रू हम कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं. इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू हम कंटेनर को लॉन्च करते हैं, और जैसे ही हम किसी इमेज को किसी डॉकर इंजन पर रन करेंगे वो कंटेनर को आई वुड से दैट वो कंटेनर बन जाता है. सो व्हेन द इमेजेस आर बीइंग मेड टू रन ऑन द डॉकर इंजन दे बिकम कंटेनर्स. डॉकर फाइल एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जो हम क्रिएट करते हैं फ्रॉम द एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन, और उसके थ्रू हम इमेज को बिल्ड कर सकते हैं. सो इमेजेस आर बीइंग बिल्ट फ्रॉम अ डॉकर फाइल. इट्स अ प्लेन टेक्स्ट फाइल व्हिच इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द कंटेनर. सो डॉकर फाइल के अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड कर देते हैं. इट्स अ प्लेन टेक्स्ट फाइल फ्रॉम वेयर वी कैन जस्ट और फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट एन इमेज. सो वी जस्ट क्रिएट द इमेज फ्रॉम अ डॉकर फाइल. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि ये इमेजेस कहाँ स्टोर होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम क्लाउड में जाएंगे या हमें फॉर एग्जांपल हमें लोकली भी हमें कोई कंटेनर को रन करना है, तो कुछ ऐसा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे ये सारी इमेजेस स्टोर हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी स्टोर एवरीथिंग इन डॉकर रिपोजिटरीज और रजिस्ट्रीज. सो डॉकर इमेजेस आर बीइंग स्टोर्ड इन डॉकर रिपोजिटरीज और रजिस्ट्रीज. Images can be downloaded from them and made to run on a cluster. If you go public, तो आप hub.docker.com में जा सकते हैं. तो डॉकर हब एक अलग से वेबसाइट है, वहाँ से आप पब्लिक इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं. अगर प्राइवेट रजिस्ट्रीज आप होस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, तो वहाँ पे आप अपनी खुद की इमेजेस को स्टोर करके अपनी टीम मेंबर्स में शेयर कर सकते हैं. सो दिस कुड बी यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें जो पब्लिक एक्सपोजर है वो नहीं होता. So we just created an image from Docker file, which is a plain text file. So we just carve out a container image from that one, and this container image is being put or published in a registry or a repository. और बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं. अब हमें जो मेन जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है ECS और इलास्टिक कंटेनर सर्विस, बिकॉज हमें क्लाउड पे एक ऐसा कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल चाहिए जो कि सब कुछ कर ले. वो हमें कंटेनर्स को रन, स्टॉप, मैनेज, पैचिंग, अपग्रेडेशन, लोड बैलेंसिंग, स्केलेबिलिटी, हर एक चीज़ का जो है वो खुद ही
सारा जो है वो मैनेज कर ले बिहाइंड द सीन्स। हमारा जो मेन जो पर्पस है, ये फोकस है, वी जस्ट वांट टू लॉन्च द डॉकर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। So we just want to get rid of the backend administration or the management. We'll just offload all the things to ECS. So ECS stands for Elastic Container Service. It's a highly available and fast container management service, which makes it easy to run, stop, and manage your Docker containers. So it's kind of a container orchestration platform for you. Now, when you start launching containers on the ECS, दो launch types जो हैं वो आप देखेंगे. पहला है तो Fargate, where is a serverless compute engine for your containers. And second one is a EC2 launch type or self-managed instances, जहाँ पे आप instances को खुद ही manage करोगे. So it is a serverless compute engine for the containers where you host your cluster on a serverless infrastructure. Serverless जो है आपने पहले भी देखा होगा, जब हम AWS को यूज़ करते हैं तो ये serverless term जो है कई बार जो है वो services में यूज़ होता है. For example, Lambda is a serverless service. सर्वलेस का कंसेप्ट ये होता है कि जो बैकएंड में जो हमारे इंस्टेंसेस हैं, ये सर्वर्स रन कर रहे हैं, वो हमें विजिबल नहीं होते और हम उनको ना तो मैनेज करते हैं ना तो कंट्रोल करते हैं. तो होता क्या है, जो बैकएंड में जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है, इन दिस केस इट इज Amazon वेब सर्विसेज, तो हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो बैकएंड में स्केलेबिलिटी, विच मीन्स स्केल आउट, स्केल इन, पैचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करता है फॉर अस. ये कन्वीनियंट फीचर है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी लूज द विजिबिलिटी एंड कंट्रोल अपॉन द अंडरलाइंग रिसोर्सेज ऑन विच आर कंटेनर्स आर रनिंग. तो अगर आपको कंट्रोल चाहिए, देन यू हैव टू गो द EC2 लॉन्च टाइम. इट प्रोवाइड्स यू मोर कंट्रोल ओवर योर इंफ्रास्ट्रक्चर. यू कैन होस्ट अ टास्क ऑन क्लस्टर ऑफ इंस्टेंसेस दैट यू मैनेज. तो इसमें हमारे जो है जो इंस्टेंसेस हैं उनको कंटेनर इंस्टेंसेस कहा जाता है. उन पर हम कंटेनर्स को डिप्लॉय करते हैं. तो ये सारा जो कंटेनर्स का जो मैनेजमेंट है, ये कंटेनर इंस्टेंसेस का जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, वो हमारे हाथों में होता है. बेनिफिट्स ऑफ ECS, एज वी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अर्लियर, ये एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है. यू डोंट हैव टू ऑपरेट क्लस्टर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्केलिंग ऑफ योर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो स्केलेबिलिटी पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ECS उसका जो बैकएंड प्रोसेस है उसको मैनेज करता है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कंटेनर्स को डिप्लॉय करोगे AWS पे, कुछ टर्म्स का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला टर्म है टास्क डेफिनेशन. टास्क डेफिनेशन इज नथिंग बट इट्स काइंड ऑफ डॉकर कंपोज फाइल. आपने जब डॉकर पे काम किया होगा तो एक डॉकर कंपोज फाइल होगी जिसके अंदर जो सारी जो हमारे पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल इमेज, पोर्ट बाइंडिंग, वॉल्यूम्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वो सब लिस्ट करते हैं. इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग. सो टास्क डेफिनेशन इज नथिंग, आई वुड से अ टास्क डेफिनेशन इज नथिंग बट इट्स अ ब्लूप्रिंट in the JSON format which instructs ECS how to run a Docker containerized application while including some important details like image to be used, ports to be opened or port binding, then volumes to be used, what type of containers we are using, is it a serverless type or is it an EC2 launch type or self-managed instances, networking, logging, CPU and memory requirements, and even the roles to be assigned to the containers or the group of containers. We call them as tasks. So all these parameters are necessary. You can say that a task definition is nothing but it is a set of parameters to launch an application which ECS uses to create running tasks or to create running containers. तो ये सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि रेलेवेंट होते हैं टू डिप्लॉय योर कंटेनर्स और टास्क्स गोइंग फॉरवर्ड. So it's a text file in the JSON format. It's a blueprint that describes how a Docker container should launch. It is like a kind of a launch config for a Docker container instead of an instance. So it includes a lot of parameters, which means that what type of containers you're using, what type of launch type you're using, port binding, which ports you need to open, data volumes to be used. So these are some of the parameters, but we can include a lot of parameters going forward. Now we have the task. A task is nothing but it's a running instance of task definition. A task represents one or more containers. So it's a larger group of containers running on an EC2 instance or a container instance. Settings are being extracted from the task definition.
the task can be thought of as an instance of the task definition, right? So a task is nothing but it's a running instance of a task definition. It's a logical group of one or more containers. What is ECS cluster? An ECS cluster is nothing but it's a group of container instances on which your containers or tasks are being placed. So it's a group of virtual machines on which you can place your tasks. Instances run ECS agent. Now every instance that or container instance that's part of the ECS cluster has two special packages pre-installed: ECS agent and Docker daemon. ECS agent basically is just responsible to register your instance towards your ECS cluster. Each instance is being made to run using a special AMI. It's called ECS optimized AMI. So when you have a container instance running, it's a simple ECS instance with an ECS agent running upon that. This ECS agent helps this container instance to register itself to an ECS cluster. What's an ECS cluster? It's a larger group of container instances on which your containers are being placed. So what is a container instance? It is simple an ECS instance that's a part of the ECS cluster. It has the Docker daemon and ECS agent running upon that. Now this is very important. We have service, but it's nothing but it's a kind of a scheduling logic which takes care of the I would say launching and management of the tasks. So basically a service is scheduling logic. It's a scheduling logic which ensures that we have a designed number of tasks up and running always to support our application. So it takes care of the scalability and even the load balancing capabilities. So it's a scheduling logic that decides when should containers run on a cluster. It enables you to run and maintain a specified or designed number of instances of a task definition or the tasks simultaneously in an ECS cluster. So if any of your tasks or containers fail or stop, they become unhealthy, service will launch new ones as replacement. So this will be taken care of by service at the backend. So it maintains the desired number of healthy tasks in your service. That's what the main purpose is. We have a service which ensures that you always have the desired number of healthy tasks up and running to support your application. If any of the tasks become unhealthy, service will launch new one as replacement. And also it takes care of the load balancing and auto scaling. So you can actually run your service behind a load balancer. Load balancer distributes traffic across the tasks associated with the service. Let's summarize everything that we've discussed. We have an ECS cluster, the box which represents an ECS cluster, or I would say which represents a group of container instances. So the outermost box in orange is an ECS cluster. What is an ECS cluster? It's a logical grouping of container instances. What are container instances? These are EC2 instances only, but they're being deployed or launched using a special AMI that's called ECS optimized AMI. This AMI is designed to launch two new packages or two special packages to each of the instances. One is a Docker daemon and the other one is an ECS agent. Upon the container instances, you place tasks. Each task is a representation of one or more containers. The parameters are inherited from the task definition. The service ensures that these tasks which are running across these container instances, their numbers are being maintained. So a service ensures that there are a designed number of healthy tasks up and running across these container instances. If some of them fail, then new ones have been launched and the failed one are being flushed out. Also, you can put a service behind a load balancer. Service also takes care of the auto scaling stuff. So it can scale up or scale down the number of tasks or the containers based on the patterns of the incoming traffic. So this is the summarization of all the ECS terms that we were supposed to discuss. I hope this was informative. Going forward, we'll discuss see the implementation of all these different terms and all these different concepts out there. Thank you. Welcome back. अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स विच आर रेलेवेंट टू ECS. तो जो ECS के जो कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उसको हम एक रियल टाइम एप्लीकेशन में देखेंगे कि हम कैसे उन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कंपोनेंट्स को जो हमने डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल ECS क्लस्टर,
what's a task, what's a service, task definition. Every single component will be used, and we'll be using those components to deploy a complete cluster, or I would say Docker containers. Before we can get started, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जब एक कंटेनर को एक लोकल एनवायरनमेंट में रन करते हैं, वो कैसे डिफरेंशिएट करता है कंपेयर टू व्हेन इट्स बीइंग मेड टू रन ऑन अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि जब हम लोकल एनवायरनमेंट में एक चीज़ को रन करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल स्टे ऑन दी लोकल मशीन ओनली. तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही एक स्केल्ड डाउन वर्जन होगा. उसके ऑपोजिट अगर हम किसी चीज़ को, किसी कंटेनर को एक आई वुड से एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे माइग्रेट करेंगे, तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं या उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होगा. लेट्स टेक अ यूज केस. सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे. आई विल जस्ट गो अहेड एंड लॉन्च अ डॉकर कंटेनर ऑन माई ओन लोकल मशीन. तो मैं एक Nginx कंटेनर को रन करूँगा, एंड इट्स अ वेरी सिंपल कमांड दैट आई विल बी रनिंग. I already have a Docker desktop downloaded on my machine. So Docker desktop is already downloaded. ये already run कर रहा है. So whenever you just run Docker on your local machines, it is important that you just download the Docker desktop, right? So ये आपको capability देगा to run Docker daemon or the Docker engine on your machine, so that it can manage all the containers and pulling the images, everything. So the backend process is being managed by the Docker daemon that's running behind the scenes. So it's very, very important that you download the Docker desktop, because you also download the Docker daemon along with that one. The Docker desktop already जो है वो downloaded है. So I'll just go ahead and on a simple command, which is the command to just run an Nginx container on my local machine. So it is docker run, and I will just put -t, which means that it's in detached mode, and I just name this container as Nginx container. तो इसका नाम हम एक simple सा label इसको assign कर देंगे, followed by the port binding. So I just use -p, and the host port will be 8080 and the container port will be 80. तो ये पोर्ट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो फर्स्ट पोर्ट नंबर है 8080, ये हमारा जो है वो कंटेनर पोर्ट नहीं, होस्ट पोर्ट होगा. आई एम सॉरी. सो दिस विल बी द होस्ट पोर्ट. होस्ट पोर्ट क्या होता है? होस्ट पोर्ट होता है जिसपे ये कंटेनर रन करेगा. सो इन माय केस, व्हाट्स अ होस्ट? इट्स अ लोकल मशीन. इट्स माय मैकबुक ऑन विच दिस कंटेनर इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. सो जो फर्स्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा होस्ट पोर्ट, व्हिच इज 8080 इन दिस केस. और कौन सा पोर्ट हम ओपन करें ऑन द कंटेनर साइड? दैट्स अ पोर्ट 80. तो हम जो होस्ट पोर्ट को, व्हिच इज 8080, उसको बाइंड कर रहे हैं टू पोर्ट 80. दैट्स अ कंटेनर पोर्ट. So this is called the port binding. What's next? The next thing that we're going to do is that we're just going to go ahead and mention the name of the image. That's the Nginx. अब ये जो इमेज है वो हमारा जो Docker Hub है, जो पब्लिक रिपोजिटरी है, वहाँ से ये इमेज पुल होगी. And this image will be used to launch this container. We all know that an image is a read-only template from which we extract the container or run the container. तो जब भी हम किसी इमेज को हम Docker engine पे रन करते हैं, वो कंटेनर का एक फॉर्म ले लेता है. So when the images are being made to run on the Docker engine, they become containers. तो हम Nginx इमेज को यूज कर रहे हैं to just run this Nginx container. हमने बेसिक एट्रीब्यूट्स दे दी हैं, तो उसमें हमने इसका एक सिंपल नेम, and also we did the port binding, and we just defined the image. That's the Nginx. Let's press enter, and if we just pull the image को extract करेगा from the Docker Hub, the public repository, and after that, once it pulls the image, it will just create the container out of that one. So it will just take few seconds, and this is being done. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये हुआ ही नहीं हुआ. तो let's run the command docker ps-a. So when we run docker ps-a, it will show us all the containers whether they're running or stopped. So irrespective of the state, it will show me all the containers. So as if now you can see that this container is created,
It was up 6 seconds ago. It was created 7 seconds ago, but it's up 6 seconds ago. And you can see that it gives me certain details. For example, the port binding, the image that's been used, and this is the container ID. So every single container that we deploy gets a unique container ID. So this container is being deployed. It's running on my local machine, on my local system, which is the host machine for this container. It's a very simple thing, right? So you can see that if I just run the command docker images, I can also see the image that was pulled in this due process. So this image was pulled, the Nginx image was being extracted, or it was downloaded from the Docker Hub. And after that, this container was launched. If I show you on the Docker desktop, this is the container. You can see that it's a running state. And if I just show the images, this is the image that was downloaded. So it was a simple process, right? But the things go in a very different way when we just try to do the same thing on cloud. क्लाउड पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही एक वाइडर स्कोप और वाइडर पर्सपेक्टिव में चली जाती हैं. व्हाट आई वांट टू से इज दैट जो उसका स्कोप है, जो उसकी जो उसमें जो पैरामीटर्स जो सेट होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होते हैं. तो इट्स अ वाइडर स्कोप, इट इज़ डन एट अ वेरी हायर लेवल. तो उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स एंगेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी डॉकर कंटेनर को एक लोकल मशीन में रन करते हैं फॉर लोकल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, it is kind of a scaled down version. It is used for testing purpose, development purpose, and that's it. But when you just go to the cloud, then of course we're just going to go ahead and go for the production workloads deployment. तो जब हम प्रोडक्शन स्केल पे हम रन करते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें जो एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वॉल्व होती है. तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स लॉन्च द सेम कंटेनर ऑन द क्लाउड. बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स टेस्ट दिस कंटेनर. क्योंकि जो हमने Nginx वेब सर्वर को डिप्लॉय किया है तो हम एक चीज़ करते हैं. सबसे पहले तो हम अपना ब्राउज़र को एक बार ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू दिस थिंग लोकल होस्ट. देन वी हैव अ सिंगल कॉलन पोर्ट 8080. Why it's port 8080? Because that's the host port. So if I just press enter, you can see that this page has been displayed. So this means that the container was launched and it's been running successfully. Container जो है वो successfully launch हो गया है और वो easily run कर रहा है without any issues out there. So we're just going to go ahead and simulate the same thing as it is on the cloud, but you will see that there will be a lot of difference in terms of the configuration, parameters that need to be applied. A lot of things need to be changed or need to be managed behind the scenes. The reason being, जो cloud infrastructure है या जो cloud provider है, it is not just to run the containers. It also act as a container orchestration service for you. Orchestration means that scalability, management, patching, load balancing, वो भी चीज़ें जो है आपका cloud provider जो है वो उसको manage करता है on your behalf. तो तभी जो उसमें जो स्कोप है वो ज़्यादा वाइडर होगा, उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और डिटेल्ड होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स गो टू द AWS Maven console. सो मैं AWS console पे जाता हूँ और लेट्स स्टार्ट विद दिस सर्विस दैट्स कॉल्ड द इलास्टिक कंटेनर सर्विस. वी ऑल नो दैट इट्स अ कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस. इट हेल्प्स यू टू रन, stop and manage your Docker containers. So you can see that it's a one-stop destination to run your containers, to stop them, to manage them. It is kind of a container orchestration service for you. Now, इसमें 3-step procedure है. Step number 1, हमें सबसे पहले एक cluster को deploy करना है. Step number 2, हमें task definition को create करना है. Step number 3, उस task definition से हमें एक service create करनी है. तो पहला step cluster, दूसरा task definition, तीसरा step service. Let's go to the Elastic Container Service. तो ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स मैंने अभी जो आपको लिस्ट किए हैं वो इस ECS के थ्रू ही हम लॉन्च करेंगे. दैट्स व्हाई वी से दैट ECS इज अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर यू. ये सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके आपको एक सिंगल इंटरफेस देता है एंड स्केलेबिलिटी, पैचिंग और फॉर एग्जाम्पल लोड बैलेंसिंग, everything has been taken care of by this service. So let's start with the clusters first. Now we all know, we already have discussed in the theory part that a cluster is nothing but it's a group of container instances.
So let's click on create cluster. Now these containers testers are the ones which will run the containers upon them. Now these containers have been grouped in the form of tasks. Now you can see that this is a cluster configuration. This is the cluster name. Now you can change this name if you want, but I'll just keep it as it is. So this is a random name. This is an auto generated name. अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए. अब हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट करना है. ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जो हमारे जो कंटेनर्स हैं वो होस्ट मशीन्स पे डिप्लॉय होंगे. होस्ट मशीन्स मींस इन दिस केस इट विल बी कंटेनर इंस्टेंसेस. जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम कंटेनर इंस्टेंसेस को यूज कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स. तो जो कंटेनर इंस्टेंसेस वो कैसे मैनेज होंगे? वुड दैट बी सर्वलेस? वुड दैट बी सेल्फ मैनेज इंस्टेंसेस? सो अगर हमें सर्वलेस यूज करना है तो हम फारगेट यूज करेंगे. अगर हमें managed instances use करने, managed instances means that those instances are being used, or I would say those instances are being managed by AWS behind the scenes. या हम यूज कर सकते हैं Fargate and self managed instances. इसमें क्या होता है? इसमें जो self managed instances होते हैं उसमें जो container instances का जो मैनेजमेंट है, पैचिंग है, स्केलेबिलिटी है, वो हम डिसाइड करते हैं, वो हम मैनेज करते हैं. तो दिस गिव्स यू मोर कंट्रोल. अगर आपको चाहिए कि आपको कंट्रोल से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके डिप्लॉय करना है, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, मैनेजमेंट, पैचिंग, एवरीथिंग शुड बी डन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, देन यूज Fargate ओनली. दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज Fargate इज अ सर्वलेस कंप्यूट इंजन फॉर योर कंटेनर्स. लेकिन हमारे केस में मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कंटेनर इंस्टेंसेस है वो मैं खुद ही मैनेज करूँ. सो आई जस्ट यूज दिस वन, Fargate एंड सेल्फ मैनेज इंस्टेंसेस. Autoscaling ग्रुप को यूज करेगा बिकॉज इट विल यूज Autoscaling टू मेंटेन अ हेल्दी नंबर ऑफ और डिजायर्ड नंबर ऑफ कंटेनर इंस्टेंसेस. प्रोविजनिंग मोड हम ऑन डिमांड ही रखेंगे. स्पॉट जो होता है वो जो अनयूज्ड कैपेसिटी को हमें बिडिंग करने देता है, सो वी कैन बिड फॉर द अनयूज्ड कैपेसिटी एंड वी कैन गेट सम चीपर वंस. लेकिन इसमें हमें कोई गारंटी नहीं होती है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी वी मे और मे नॉट गेट द कंटेनर इंस्टेंसेस. सो लेट्स गो द ऑन डिमांड. एंड जो कंटेनर इंस्टेंस का जो बेसिक AMI है वो ECS ऑप्टिमाइज्ड AMI को यूज करेगा. तो ECS ऑप्टिमाइज्ड AMI क्या होता है? वो AMI होता है जो कि 2 पैकेजेस को इंक्लूड करता है. इट इज स्पेशल AMI which includes 2 special packages. One is the ECS agent and other one is the Docker daemon. So ECS agent जो होता है वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि रजिस्टर करता है इंस्टेंसेस को ECS क्लस्टर से, और Docker daemon जो होता है वो रन करता है हमारे जो कंटेनर इंस्टेंस पे, ताकि वो जो हमारे जो ECS प्लेन है, ECS कंट्रोल प्लेन है बिहाइंड द सीन्स, उसे इंस्ट्रक्शंस ले सके और जो डॉकर का सारा लाइफ साइकिल को मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके. तो ये जो ECS ऑप्टिमाइज्ड AMI है, ये Docker daemon एंड ECS agent, ये 2 स्पेशल पैकेजेस जो है वो प्री इंस्टॉल कर देता है टू योर इंस्टेंस. तो हम इसे प्री सेलेक्ट करेंगे एंड EC2 इंस्टेंस टाइप, लेट्स गो विद T2.micro. तो लेट्स गो विद द बेयर मिनिमम. तो हम इसमें जो इंस्टेंस टाइप है वो T2.micro यूज करेंगे. EC2 इंस्टेंस रोल. नाउ देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि हमारे जो EC2 इंस्टेंस है उसको कुछ API रिक्वेस्ट करनी पड़े बिहाइंड द सीन्स. सो वी जस्ट गो विद द ECS इंस्टेंस रोल. We'll go with this one. And desired capacity minimum is 1 and maximum is 5. Now हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे हम कंटेनर इंस्टेंसेस को डिप्लॉय करें इनसाइड अ क्लस्टर, जो मिनिमम कैपेसिटी वो 1 रहे. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मिनिमम कंटेनर इंस्टेंस बीइंग अप एंड रनिंग एंड मैक्सिमम 5. सो इट विल स्केल अप फ्रॉम 1 to 5. की पेयर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. जो बाकी सेटिंग्स हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. जो हमने जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स हैं उनको इंक्लूड करके लेट्स गो एंड क्रिएट दिस क्लस्टर. सो जो क्लस्टर क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ कंटेनर इंस्टेंसेस. व्हाट आर द कंटेनर इंस्टेंसेस? दोज आर स्पेशल इंस्टेंसेस विद 2 स्पेशल पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड, इंक्लूडिंग द ECS agent and the Docker daemon. All right, what about the next thing? The next thing is that these container instances are being grouped together in an ECS cluster and they register themselves to the cluster. तो ये जो भी कंटेनर इंस्टेंसेस हैं, they are I would say they group together to form
an ECS cluster. Now we'll just place the containers upon them. तो ये आप ये देख सकते हैं, ये क्लस्टर जो है अभी फिलहाल जो है ये लॉन्च हो रहा है. वेरी सून आई विल सी वन कंटेनर इंस्टेंस बीइंग रनिंग and it will take some time. In the meantime, let's go ahead and just create a task definition. Task definition is a blueprint that include all the important parameters. For example, the image to be used, the ports to be opened, the volumes, networking, logging, roles to be used. So ये एक you can say that a task definition is nothing. It's a blueprint in the JSON format that tells ECS how to run the Docker containerized applications while including some nuances or important details. For example, the images or image to be used, volumes, port binding, which I would say which AMI, whether that AMI is in the public repo on the Docker Hub or it's a private registry. So image जो है वो सबसे important होता है, लेकिन जो सबसे important चीज़ वो होती है कि जैसे आप इमेज को डिफाइन करते हैं, इमेज तो जो है वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया. व्हाट अबाउट द सीपीयू एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, वो भी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो इमेज टू बी यूज्ड वेदर इट्स अ पब्लिक इमेज और प्राइवेट इमेज. Then the next thing is the CPU and memory requirements, the hardware requirements. Then we have the port binding or the ports to be opened, volumes to be used, volumes to be attached to these containers, roles to be assigned to the task or the group of tasks, नेटवर्किंग, लॉगिंग, एवरी सिंगल थिंग. तो एक ब्लूप्रिंट है. तो इस ब्लूप्रिंट को यूज करके जो ECS है वो टास्क को क्रिएट करता है हमारे लिए या रन करता है. नाउ अगर हम देखेंगे, एज आई वाज टॉकिंग टू यू, ये क्लस्टर जो है वो प्रोविजन हो चुका है. नाउ लेट्स सी दिस क्लस्टर इफ आई जस्ट गो टू द इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ, the capacity provider is EC2 autoscaling because we're using EC2 autoscaling to maintain a desired number of the container instances, minimum 1, maximum 5. और एक container instance जो है वो already run कर रहा है. देखिए container instance एक simple एक EC2 instance ही होता है with 2 special packages being pre-installed, ECS agent and Docker daemon. ये जो है ये run कर रहा है और इसमें देखिए जो CPU अवेलेबल है वो जो CPU है and memory is less than 1 GB. तो इसको ध्यान में रख के जो हम जो CPU and memory requirements है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर मैं टास्क या कंटेनर्स की जो मेमोरी या CPU रिक्वायरमेंट्स है वो अगर मैं ज़्यादा रखता हूँ तो वो फेल हो जाएगा. तो आई हैव टू कीप माई टास्क CPU and memory requirements within the limits, below these limits only. Let's see that. Let's go to task definition and just create a new task definition right now. Let's name it as Nginx demo TD. TD stands for task definition. And I just go with the Amazon EC2 instances under infrastructure requirements because I'm managing these instances by myself. All right, so we have the operating system architecture, Linux x86-64-bit architecture. We don't have to change it. Network mode is AWS VPC. हम इस को किसी और लेक्चर में या we can just take it as a separate lecture and discuss what is network modes or what are these network modes, because ये बहुत ही डिटेल्ड है. अभी फिलहाल हम AWS VPC जो डिफॉल्ट है उसी को ही सिलेक्ट करेंगे. AWS VPC इंश्योर करता है कि हर एक कंटेनर को एक अपना एक ENI मिले या हर एक टास्क को अपना एक इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस मिले जिससे कि वो अदर नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट कर सके. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टास्क साइज. तो हम टास्क साइज को जो है वो विद इन द लिमिट्स रखेंगे बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारा जो कंटेनर इंस्टेंस है T2.micro उसमें 1 वर्चुअल CPU है और लेस देन 1 GB रैम है. इट डजंट मेक एनी सेंस कि जो टास्क उस पर जो डिप्लॉय होगा उसका साइज ज़्यादा है. तो आई जस्ट चूज ओनली 0.5 वर्चुअल CPU. राइट, सो लेट्स गो विद 0.5 वर्चुअल CPU एंड लेट्स गो विद 0.5 GB रैम. उसके बाद हम टास्क रोल को यूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे. आई वुड से दैट टास्क रोल क्या होता है, जो टास्क है वो API रिक्वेस्ट सेंड करेगा आउटसाइड टू कम्युनिकेट विद सम ऑफ द सर्विसेज. तो लेट्स गो विद द ECS टास्क एक्सिक्यूशन रोल एंड देन वी हैव इफ यू चूज नन दैट्स आल्सो ओके, दैट्स आल्सो फाइन बिकॉज
जो टास्क है वो ऑल्सो इट विल सेंड द लॉग्स टू द क्लाउड वॉच. देन टास्क एक्सिक्यूशन रोल, जो ECS एजेंट है उसको रोल चाहिए टू मेक सम API रिक्वेस्ट. जो ECS एजेंट हमारे या कंटेनर एजेंट हमारे कंटेनर इंस्टेंस में रन करेगा, उसको भी तो कुछ परमिशंस चाहिए सो दैट कैन मेक सम API कॉल्स फॉर अस और ऑन आवर बिहाफ. तो इसमें ECS टास्क एक्सिक्यूशन रोल बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं. If you choose create the default role, it will just create a new role for you by itself. अब आता है इमेज. इमेज में Nginx जो है वो पंच इन कर दूंगा या इसमें इंक्लूड कर दूंगा. And I'm sorry, this is the image name. So I just name it as, I would say, container name. So I just name it as Nginx container. And इसमें मैं इमेज URI में इमेज का नाम जो है वो इंक्लूड कर दूंगा. या तो आप अगर उसमें लेटेस्ट इंक्लूड करना है, यू कैन इंक्लूड लेटेस्ट, बट आई जस्ट गिव इट एज Nginx. सो द नेम ऑफ द कंटेनर विल बी Nginx कंटेनर. द नेम ऑफ द इमेज अंडर द इमेज URI इज द Nginx ओनली. अगर आप इसमें लेटेस्ट या कुछ स्पेसिफिक वर्जन को इंक्लूड करना चाहते हैं या टैग को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट टाइप इन लेटेस्ट. बट इफ यू डोंट इंक्लूड लेटेस्ट, बाय डिफॉल्ट इफ जस्ट कीप इट इज ब्लैंक, it will just download or pull the latest Nginx image only. That's it. So this is the name of the container and this is the name of the image. What about the port mapping? Container port जो है वो port 80 ही हम रखेंगे and we just name it as container port. That's it. That's the name of this port. So we're opening HTTP port 80 on the container side. Because we are launching an Nginx web application, so of course the user must be sending the HTTP API request to this container to browse the website, to access the website. Anything else? We can just uncheck this use log collection. हमें logging की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, because we don't want to send the CloudWatch logs or capture the CloudWatch logs. So everything looks perfectly okay. Let's go ahead and just create this task definition. हमने टास्क डेफिनेशन को क्रिएट किया, एक ब्लूप्रिंट है. अभी कंटेनर डिप्लॉय नहीं हुआ है. हमने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग CPU एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, द नेम ऑफ द इमेज, और उसमें कुछ हमने रोल्स भी सिलेक्ट किए हैं. तो इसमें जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है, जो पैरामीटर्स हैं फॉर दिस थिंग टू बी अप एंड रनिंग, फॉर द कंटेनर्स टू बी डिप्लॉयड, तो इस टास्क डेफिनेशन से हम कंटेनर को डिप्लॉय करेंगे. वो कंटेनर कहाँ डिप्लॉय होंगे? ऑन द कंटेनर इंस्टेंस, ऑब्वियसली. So let's go to the clusters right now, and let's click on the cluster that we have already deployed earlier, and let's go to service. अब हमें service को deploy करना है using the task definition. Now we all know a service is a scheduling logic through which we maintain a desired number of healthy tasks or the containers up and running on these container instances. So एक logic है, ये एक service है जो कि इंश्योर करती है कि एक डिजायर्ड नंबर या सेट नंबर ऑफ टास्क्स या कंटेनर्स और ऑलवेज अप एंड रनिंग और कंटेनर इंस्टेंसेस. अगर उसमें से कुछ टास्क या कंटेनर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिप्लेस करने का भी ये काम करता है. एंड यू कैन पुट अ सर्विस बिहाइंड अ लोड बैलेंसर, और स्केलेबिलिटी का भी जो ये काम कर सकता है. इट इंश्योर्स दैट इट कैन टेक केयर ऑफ द लोड बैलेंसिंग एंड स्केलेबिलिटी. सो यू कैन ऑल्सो achieve scalability and load balancing capabilities from the service as well. So let's create a service. It is asking for the task definition, the blueprint. So task definition, I misspelled it. So I don't think I have to just change it right now. So if I want, I can just create a new revision. All right. So let's make it as Nginx demo -tt. And let's create this revision. So we just created this revision, we just changed its name. तो इसका जो revision है हमने वो change कर दिया है. Let's go ahead and click on the service name and let's choose the exact version or this task definition जिसका मैंने नाम change किया है. और इसका जो revision है, this is the first version of that one, this latest one as of now. And this is the name of the service which is auto-generated. If you want to change it, you can. Otherwise, you can just keep it as it is. बाकी कुछ चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. कैपेसिटी प्रोवाइड स्ट्रैटेजी डिफॉल्ट ही रहेगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये डिफाइन कर दिया है दैट वी जस्ट हैव टू गो विद द
self-manage instances, so we don't have to change it. Replica will ensure that it will place and maintain a desired number of tasks across our cluster. Desired task हमारा 1 ही रहेगा. What is a task? A task is nothing but it's a running instance of a task definition. It represents one or more containers. तो हम सिर्फ एक ही कंटेनर को या एक ही टास्क को रन करना चाहते हैं. बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी. तो कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग नेटवर्किंग, बिकॉज these containers will be getting the HTTP 80 request from the users. तो हम एक चीज़ कर सकते हैं. Let's create a new secure group and let's go ahead and open the port HTTP which uses port 80 from all the sources. Make sense? Because हमने कंटेनर पोर्ट जो है वो डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन जो फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है कि हम उस पोर्ट को ओपन करें to remove those restrictions out there. The last thing, but not the least, is that I've just put this service behind a load balancer. तो हम एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को डिप्लॉय करेंगे एंड इट सेज कंटेनर एंड द पोर्ट टू लोड बैलेंस इनकमिंग ट्रैफिक टू. तो जो ये हमारा कंटेनर है और जो पोर्ट है वो 80 है, तो ऑफ कोर्स लोड बैलेंसर उसी पोर्ट पे ट्रैफिक को सेंड करेगा. लेट्स क्रिएट अ न्यू लोड बैलेंसर. लेट्स नेम इट एज Nginx ALB which stands for application load balancer, and let's create a target group. जो target group है वो जो हमारे targets हैं, जो of course in this case the targets of the container instances only, उसको group करेगा behind the scenes. So let's make it as Nginx TG, and let's go ahead and accept all the default values. So इसमें health check protocol HTTP रहेगा, health check path / we don't have to change it. So that's it. Let's go ahead and create this thing. Now this can take some time because we have just deployed everything, and it can take some time for the load balancer to be in service, because load balancer takes up to 5 minutes to be provisioned and be in service. हम ये देखेंगे कि जो पेज डिस्प्ले हुआ है यूजिंग लोकल होस्ट पोर्ट 8080, अब हम लोड बैलेंसर की URL को यूज करेंगे to access that service or access that thing. Let's wait and watch. Let's give it a shot. और अभी ये कुछ टाइम लेगा, so I'll just pause for some time, resume, and show exactly that this is up and running, and we can access the Nginx service using the load balancer's URL or the DNS name. So let's wait and watch. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्विस है वो अब शो अप हो रही है, so it is active now. एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो सर्विस है और या जो ये डिप्लॉयमेंट किया है, it uses CloudFormation behind the scenes to manage everything. So this is active and you can see that it has been deployed successfully. और मैं टास्क जो है इस सर्विस ने इस टास्क को डिप्लॉय किया, इस टास्क का स्टेटस भी रनिंग है, it is up and running. And how to test it? Of course, to access our Nginx, we just have to go to the EC2, not ECS, EC2, and हमें load balancer को access करना है to get this domain name. So this is the EC2 dashboard. You can just go to the load balancer, and the load balancer is active in my case. And can you see this is the DNS name, right? So if I just copy the DNS name and paste it over here, it will display the same page. You can see that welcome to Nginx, this kind of same page which I got using localhost 8080. तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो तो सेम है, but in terms of the deployment part there's a huge difference. लोकल मशीन में या लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्लाउड में आपको बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा आई वुड से नॉलेज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट कि आपको टास्क कैसे बनाना है या टास्क कैसे क्रिएट करना है यूजिंग सर्विस. उससे पहले टास्क डेफिनेशन को क्रिएट करना है, उससे पहले सर्विस को क्रिएट करना है, बिकॉज क्लाउड इज नॉट जस्ट अबाउट डिप्लॉइंग कंटेनर्स, इट्स अ कंप्लीट कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर यू. तो हमें ये जो चीज़ है ये एक आउटकम हमें दिख रहा है कि हमने एक कंटेनर को जो हमने लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में या लोकल मशीन में डिप्लॉय किया था, द सेम कंटेनर इज बीन डिप्लॉयड एज इट इज ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर with of course a lot of changes in terms of the application process or the application or the process that's involved. एक चीज़ का आपको श्योरिटी करनी है कि जैसे आप लोड बैलेंसर के DNS नेम से अपने
वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एंश्योर कि अगर वालों वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, एक बार सिक्योरिटी में जाके इसका सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को क्लिक करके चेक कर लीजिए कि जो HTTP पोर्ट 80 है वो ओपन है या नहीं. अगर वो ओपन नहीं होगा फ्रॉम एनीवेयर तो आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे. सो I hope that we're able to draw the comparisons in terms of that when we launch the containers on the local dev environment or the local machine, how it's entirely different from running the same container on a cloud platform. So that's it. I hope that this was informative. Thank you so very much.